बाजरे दा सिट्टा वैसा तले ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा माइया दरबार तेरा घर बार मेरा तेरे बिना कोई संसार मेरा हाय कोरी कोरी मेरी कलाई हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी म्यूजिकल सफर में जहां पर ढेर सारे पड़ाव हैं। यहां पर पंजाब की मिट्टी की खुशबू भी आती है और यहां पर जेन जी का संगीत भी बजता है। तो आज मेरे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी म्यूजिक की महारानी जिनकी जो आवाज है ना, उसमें खनक है, एक अलग ही स्वैग है। तो मेरे साथ है ज्योतिका टांगरी। एंड ज्योतिका, मैंने कहा कि आपकी जो आवाज है ना, उसमें एक अलग खनक है, उसमें मतलब एक फोक की भी आवाज है और एक जेनजी वाला वाइब भी है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स आपको आपकी आवाज के लिए मिलते हैं हमेशा? एक्चुअली ये वाले जो वर्ड्स आपने यूज किए ये काफी रेयरली किसी को पता भी होता है, जैसे जेनजी और फिर वो पंजाबी फोक और उसका खनक और वो सब। तो आपने बड़े ही प्यारे शब्दों में मतलब इंट्रोड्यूस किया है मुझे, और मुझे बड़ी, मेरे चेहरे पे स्माइल देख लो। सो आई रियली थैंक यू दैट आप इस तरह से सोचते हैं। बड़ा लव योर वॉइस, और खासकर बाजरे दा सिक्का। बाजरे दा सिक्का एक पंजाबी पिक्चर थी, उसकी जो गाने हैं, पूरी एल्बम गाइस अगर आपने नहीं सुना हो तो प्लीज आप अपने प्लेलिस्ट में इन गानों को ऐड कीजिए। ज्योतिका के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस आर देयर इन दिस फिल्म सॉन्ग। तो ज्योतिका, क्योंकि मैं पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद करता हूँ एंड आई लव द म्यूजिक ऑफ दिस एल्बम। तो बाजरे दा सिक्का से हम शुरुआत करते हैं बिकॉज दैट वाज वन आइकॉनिक सॉन्ग्स आपके जो गाने हैं उसमें। तो हाउ this song, especially this Punjabi album, which was a very super hit film, yes, उसके गाने का कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला? So, एक तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन क्या हुआ ना कि मैंने अपना प्रोफेशनल करियर मुंबई से शुरू किया। तो पंजाब में सबको ऐसा लगता था कि मैं मुंबई से हूँ, तो मुझे वहाँ पर मतलब ज़्यादा लोग ऐसा समझते नहीं थे कि मैं पंजाबन हूँ। तो जयदेव कुमार जी जो यहाँ पे हैं, बहुत बड़े कंपोजर हैं पंजाबी इंडस्ट्री के भी, और हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने बहुत म्यूजिक दिया अच्छा। तो वो मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गए, मतलब एक कनेक्शन बोलते हैं ना पंजाब के साथ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे गाने गवाए। तो बाजरे दा सिट्टा तो चलिए रिसेंटली आया, उसके पहले कंदा कच्चियां ने जी प्रीता सच्चियां ने, फिर दाना पानी फिल्म का, फिर रब दा रेडियो फिल्म जिन्ने सा दित्ते रब ने। ये सारे गाने ऐसे हैं कि मतलब जब जब शादी होती है तो पंजाबी तो सारे के सारे मतलब रील्स बनाते ही बनाते हैं, कपल्स के मतलब ये गाने हो गए। फिर उसके बाद बाजरे दा सिट्टा जब आया तो भी जयदेव सर और फिर उसके साथ साथ जस ग्रेवाल जी जो राइटर है फिल्म के बाजरे दा सिट्टा के, तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो मुझे इस फिल्म की आवाज़ बनाना चाहते हैं। और ऑलमोस्ट सारे गाने, इसमें 5 से 6 गाने मैंने गाए हुए हैं। और इस तरह का मतलब कुछ प्रोजेक्ट मिल पाना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल सब चाहते हैं कि एक फिल्म में अगर 8 गाने तो 8 सिंगर्स से गवाया जाए। जी। ताकि अलग फ्लेवर मिले, अलग उनके लिसनर्स का मिले, उनको डेटाबेस, उनके ऑडियंस अलग अलग सबके टैप कर पाए। तो इस तरह का थोड़ा बिजनेस माइंडेड सोच होगी है। लेकिन क्योंकि जस ग्रेवाल जी खुद बहुत अच्छे लिरिसिस्ट भी है, तो वो म्यूजिशियन भी है, म्यूजिकली भी बहुत साउंड है, और जयदेव सर तो है ही। तो उन्होंने इस तरह से सोचा कि हमारी जो एक्ट्रेस है उसकी एक ही आवाज़ रहेगी, और क्योंकि म्यूजिकल फिल्म थी उसमें सिंगर्स दिखाई गई हैं 2 लड़कियां, तो बहुत ज़रूरी भी है कि एक आवाज़ मेंटेन की जाए थ्रू आउट। तो आई वॉज सो लकी दैट आई वॉज चोजन, मुझे चूज़ किया गया उस आवाज़ के लिए। तो छोटी छोटी हमिंग, थोड़े छोटे छोटे आलाप भी अगर आप सुनेंगे उसमें, ऐसी बातचीत कॉन्वर्सेशन में, तो भी मेरी आवाज़ आप सुन पाएंगे। साडे गौण तो घरे भी तो असी गौनियां ही आ। तो बाजरे दा सिट्टा जो गाना है और उसके और भी कुछ गाने हैं जो कि रिक्रिएशंस हैं। ऑलरेडी सुरिंदर कौर जी और प्रकाश कौर जी आपने सुना होगा, उन्होंने गाए हुए हैं काफ़ी सारे गाने। तो उनको भी छेड़ना, फिर उसके ऊपर रिक्रिएट करके और सबका प्यार पाना, आई थिंक आई एम रियली लकी। तो मैं बाजरे दा सिट्टा सुना देती हूँ आपको। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वैसा तले ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा माइया, रुठड़ा जांदा माइया वैसा गले विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा। बैके तेरे सावे सजना दिल दा हाल सुनावा, शाला किधरे दिन आ जावे दरस तेरा मैं पावा, जदों ना आवे टोला
बड़ा तड़पावे टोला, मिश्री तो मिठा, मिश्री तो मिठा है तू, निम्मा नालों कोड़िया बाजरे दा सिट्टा। ब्यूटीफुल। लेकिन बहुत कम लोग ज्योतिका के बारे में जानते हो कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऐसी रियलिटी शो से की थी जिसने हमारी इंडस्ट्री को ढेर सारे अनमोल रतन दिए। तो ये रियलिटी शो द वॉइस ऑफ इंडिया, और उसी में से ज्योतिका को पहली बार फेम मिला था। और मुझे याद है कि हम लोग उसको कवर करने जाते थे और ज्योतिका के साथ बहुत सारी आवाजें इस शो ने दी। तो ज्योतिका, हाउ गेम चेंजर वाज द वॉइस ऑफ इंडिया रियलिटी शो, जो शायद उस पे हलचल ना मचाई हो, लेकिन when we look back, that show gave so many voices to Indian music. I mean, आप उससे आए, सचेत परंपरा आए, and पवनदीप. I mean, I think it will be always landmark in the music of this show will always be a landmark in the history of music. बिल्कुल। और वैसे भी मतलब वॉइस इंडिया का सबसे पहला सीजन था ये, तो इस शो को मैं बहुत फॉलो करती थी। और मतलब इंटरनेशनल वाले जो भी आते थे ना इसके एपिसोड्स, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। स्पेशली वो जो ब्लाइंड वाला उसका ऑडिशंस का था ना एक फॉर्मेट, कि आप सिर्फ आवाज़ के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा आपको, और आपकी लुक्स कैसी है, आप कैसे दिखते हो, क्या पहनना है क्या नहीं पहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये बहुत ही अट्रैक्ट किया था। तो जब इसके ऑडिशंस का मैंने ऐड देखा टीवी पे, तो मैंने मेरे गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं इसमें जाऊँ, मैं इसमें अप्लाई करूँ। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। तो मैंने फिर ऑडिशंस दिए और मैं सिलेक्ट हो गई। और मेरा ब्लाइंड ऑडिशंस वन ऑफ द बेस्ट था। मेरी टीम में आ जाए। मेरा दिल तन मन आपके लिए धड़क रहा है। मुझे आज तक याद है और मैं कभी नहीं भूलूंगी वो वाला मंजर, जब 3 सेकंड के अंदर अंदर मैंने जुगनी शुरू की थी, मिका पाजी ने बजर दबाया, वो मेरे लिए घूमे, और साथ ही टक टक करके सारे जजेस, मतलब मेरे फेवरेट्स सुनिधि मैम, शान सर, हिमेश सर घूमे, और फिर दे वर लाइक फाइटिंग फॉर मी फॉर 10 मिनट्स लिटरली, और कि मैं उनकी टीम में जाऊँ। और फिर मैंने मिका पाजी को चूज़ किया ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले मुझे चूज़ किया, मेरे लिए बजर दबाया। और फिर एक वो पंजाबी वाली है ना, एक वो कनेक्शन, और फिर पाजी मेरे बड़े भाई जैसे बन भी गए। तो आई थिंक सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी। बीइंग अ सिंगर, बीइंग अ एस्पायरिंग सिंगर, मुझे ऐसा, मतलब हर किसी का सपना होता ही है कहीं ना कहीं कि मैं एक ऐसे टीवी शो पे जाऊँ जहाँ पर मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, स्टेज मिले। तो वो मुझे मिला, तो डेफिनेटली इट्स अ माइलस्टोन फॉर मी। Any memories with the co-singers जो आज इतने पॉपुलर बन गए हैं? उस वक्त आप सब लोग जैसे एक हॉस्टल में रहते थे। हाँ। It was those days and हॉस्टल की यादें होती है। तो वॉइस के कुछ ऐसे, किसी सचेत परंपरा, पवनदीप, इन लोगों के साथ कैसी यादें? और कोई सिंगर जो आपके फ्रेंड्स थे, कुछ खट्टी मीठी यादें? यस, इनफैक्ट हम लोग ने ना बहुत सारा टाइम बिताया था, क्योंकि ना ब्लाइंड ऑडिशंस में 100 कंटेस्टेंट्स होते थे उस टाइम। तो आप सोचो कि 100 कंटेस्टेंट्स का ऑडिशन ही 1 महीने तक शूट चला। तो अब हमारी बारी तो आएगी 1 महीने बाद, हम 1 महीना तक क्या करें? एक गाना होता था बस, एक ही गाना ऑडिशन में गाना, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने मुझे ये सवाल पूछे ना, इतनी सारी मेमोरीज याद दिला दी है ना, और बड़ा मजा आता था। इनफैक्ट हम लोग हॉस्टल में नहीं, हम लोग बड़े अच्छे एक होटल में रहते थे। Okay. तो वो अंधेरी इसमें था, मुझे अभी भी याद है, और बहुत मजा आता था। हम लोग रूम शेयर करते थे, एकदम फैमिली जैसा माहौल हो गया था। परंपरा मेरे सामने वाले रूम में रहती थी, एंड सचेत भी होते थे। सचेत के साथ भी हम लोग बड़े मस्ती करते, हम लोग जैमिंग करते रहते थे शाम को। सब मुझे याद है कि ना स्टेयर केस में खड़े होके सब अपना अपना कुछ गा रहे होते थे। वो जैम सेशंस। और पवनदीप का मुझे याद है कि एक हम लोग का नीचे वाले फ्लोर पे एक बड़ा वाला रूम होता था सबका। तो वहाँ पवनदीप और 2-4 लड़के और रहते थे। तो उन लोगों ने गणपति बप्पा रखे हुए थे, मूर्ति छोटी सी। तो सब लोग शाम को जाते थे और वहाँ आरती गाते थे। और पवनदीप मुझे याद है कि हारमोनियम के ढक्कन के ऊपर वो तबला बजाते थे, और वी ऑल यूज्ड टू सिंग। इतना अच्छा लगता था। मराठी में वो होती थी, सबको पता है वो फेमस आरती, तो वो होती थी। कितना अच्छा लगता था, मतलब तो पूरा म्यूजिक माहौल, मतलब एक ड्रीम की तरह था किसी भी सिंगर म्यूजिशियन के लिए, कि आप उस माहौल में पूरा टाइम आपको सिर्फ गाना है सोना है। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं। पर ज्योतिका, ये जो रियलिटी शोज होते हैं इतना इमोशंस दिखाते हैं, रोना पीटना, आजकल तो इतना ड्रामा चल निकला है, चाहे कोई भी शो, मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ। बट क्या वाकई में इतना इमोशन जुड़े होते हैं? बट वो प्लेटफॉर्म्स क्या, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ? आई मीन आई सी, मतलब आई कैन काउंट जिन लोगों ने मिला हो, लेकिन उसके से बेचारे जो रिजेक्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं। सो हाउ डू यू थिंक
हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस मीडियम ऑफ अ रियलिटी शो? आई मीन यूज्ड टू बी, नाउ अभी तो वक्त थोड़ा चेंज हो गया डिजिटल एज के बाद, बट एक जमाने में तो लोगों के दिल दिमाग धड़कन इन रियलिटी शो से जुड़े रहते थे, लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत ही कम होता है। एग्जैक्टली मतलब पहले क्या होता था कि 1 साल में या 2 साल में एक बार होता था, लेकिन अब तो बैक टू बैक होते ही रहता है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा क्रेज कम हो गया, और फिर ज्यादातर लोग अब टीवी पे नहीं अपने फोन पे देखना चाहते हैं जो उनके पसंद का कंटेंट है, तो अब तो काफी बदलाव आ गया, लेकिन तब बहुत ज्यादा क्रेज होता था। आपने बिल्कुल सही वर्ड बोला ये, और इसीलिए हम लोग सालों सालों तक मेहनत करते थे कि हाँ इस किसी शो पे जाएंगे, तो डेफिनेटली वो इमोशन जुड़ जाता है जब आप सालों से कोई चीज को चाहते हो, उसके लिए वर्क करते हो, तो फिर आप वहां पहुंच कर भी अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो किसी भी रीजन, होता है, लोगों बहुत के हौसले टूट जाते हैं, हाँ डेवस्टेटिंग होता है, बहुत ऐसा लगता है अरे यार इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गया, पता नहीं इसके बाद फिर से ये मौका कभी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप बहुत वाकई हजारों लोगों में से चुन के आप उन टॉप 12 में पहुंचते हो, तो अगर कोई भी सिंगर टॉप 12 में पहुंचता है ऐसे किसी रियलिटी शो में, तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बहुत मतलब पड़ाव से निकल के आया हुआ था, तो दे आर रियली गुड सिंगर्स, तो उनमें से एक में शुमार होना तो एक वो भी हो जाता है ना, एक सर्टिफिकेट जैसा हो जाता है कि अगर आप किसी कंपोजर के पास भी जाओ बाद में कि मैं इस रियलिटी शो में टॉप 12 में थी या कहीं भी थी, तो वो आप कंसिडर जरूर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ आप वाकई अच्छा गाते होगे जी। तो काफी सारी चीजें होती है, आपने बोला इमोशंस तो जुड़ जाते हैं, बट जो बाकी एक्स्ट्रा स्क्रिप्टेड स्टोरीज होती है कभी कभार वो बनाई भी जाती है, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि सिर्फ म्यूजिक नहीं, उसके साथ और भी सारी चीजें डिमेंशंस जोड़ दी जाती है कि चलो थोड़ा सा हम ड्रामा भी दिखा दे, थोड़ा और भी किसी ना किसी तरह ऑडियंस को अगर कुछ पसंद है देखना तो उनको और बैक स्टोरीज भी दिखाई जाए, थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन भी जरूर होता है, बट वही कुछ मतलब दिया जा रहा है जो ऑडियंस लेना चाहती है, तो जब वो नहीं लेना चाहते, हम में से ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार प्लीज ये मत दिखाओ, हमें गाना सुनना है, तो अब काफी बदलाव भी आएगा, और आपने इस बार का इंडियन आइडल देखा हो, मैंने तो देखा, it was really musical, very beautiful, और तो it all depends on what we are consuming. रियलिटी शो में खासकर जो बच्चे आते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका मैं मेहनत बहुत देखा हूँ, मैं देखा है मैंने, तो कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, बट आई थिंक बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट दे आर द पेरेंट्स, एंड आपके पिताजी खासकर उनका बहुत बड़ा हाथ है, और आपकी माता जी भी हमेशा साथ में रहती हैं, तो बहुत सारी यादें हैं, और आपके पापा के लिए एक बहुत मोमेंट था, वो आज नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आई थिंक किसी बच्चे की सक्सेस में, खास किसी भी चाहे आर्ट हो स्पोर्ट्स हो, उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। तो I think your father, you really always remember him. Of course, yes, because वो बहुत खुश होते थे, उनकी आंखों में वो दिखता था कि वो इतने प्राउड फील करते थे, हालांकि उन्होंने मुझे इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा ही नहीं, उससे पहले ही चले गए हमें छोड़ के, 2012 में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो 2015 में मैं पहली बार टीवी पे आई थी, तो वो नहीं देख पाए इस चीज को, लेकिन जो भी watching you now. Yes, and he is always with me, I can feel his blessings are there, तो लेकिन हाँ जिस भी परफॉर्मेंस में, मतलब कोई स्कूल में कुछ किया मैंने परफॉर्म, कोई कंपटीशन जीत के आई कुछ, तो वो बहुत खुश होते थे, तो वो दिल से चाहते थे कि मैं कुछ करूं, और फिर मम्मा ने तो मतलब सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए, उन्होंने हर जगह पे मतलब एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग जो होती है ना पावर बनके, फोर्स बनके मेरा साथ दिया है, और पापा की डेथ के बावजूद यहाँ पर हैं, मैं चाहता हूँ आप भी प्लीज आए आंटी, आज 2 मिनट में आपके लेना चाहूंगा। उस वक्त एज अ सिंगल पेरेंट आपने, जब इनके पापा जी नहीं रहे, तो आई एम श्योर एक बहुत बड़ा मुश्किल होंगे, लेकिन आपने इनके सपनों को पूरा किया। आई थिंक उनके फादर अभी फीलिंग रियली प्राउड, क्योंकि जो उन्होंने सपना देखा, तो कैसे आप ये कर पाए, कितना मुश्किल आते हैं। मैं तो खुद जॉब में थी, वही इसके पापा ही इसको हमेशा जो भी कंपटीशन होता था, इसके गुरुजी बोलते थे कि अभी ये कंपटीशन है, अब ये है, इसको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो इमीडिएटली रेडी हो जाते थे, वो कहते थे हाँ चलिए मैं चलता हूँ साथ, हमेशा वो ही जाया करते थे इसके साथ। मुंबई पहली बार मैं इसके साथ आई थी, क्योंकि वो नहीं थे, नहीं तो वो ही आते, और अभी भी हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स इसके साथ है, वो हमारा जो फेथ है मन में वो हमेशा साथ है जी। और 2015 में बावजूद इसके कि मम्मा अकेली थी जलंधर में, भाई बाहर जॉब करते थे, तो मैं और मम्मा ही होते थे जलंधर में, तो जब मैं मुंबई चली गई वॉइस के लिए, तो मम्मा ने डिसीजन लिया ये, और इतना टफ डिसीजन है कि आप खुद जलंधर में अकेली रहने को तैयार हो, और मुझे मुंबई में उन्होंने भेज दिया कि तुम यहाँ ही रहो, और तुम्हें सिंगर बनना है तो यहीं पे तुम रह के स्ट्रगल करो।
क्योंकि सब लोग यही बोल रहे थे कि अगर इसको आगे काम करना है तो शी शुड स्टे इन मुंबई। आई थिंक हमें बोलना चाहिए कि सबसे ऊपर आपके पेरेंट्स होते हैं, वही आपके सपने को पूरा करते हैं। आई थिंक इसका ज्योतिका और उनकी मम्मी इसका एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन टू जो लोग सपना देख रहे हैं अपने माँ बाप के साथ रहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा वहां तक लेके जाएंगे जहाँ सितारे होते हैं। आई थिंक जरूर सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को उनके पैशन के साथ आगे ले जाना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी, बच्चे और अच्छा कर सकते हैं। जलंधर जैसे शहर से ज्योतिका आई है, तो पंजाब इज लाइक द टैलेंट हाउस, यू नो। कहते हैं कि बंगाल में सबसे ज्यादा टैलेंट है, बट आई वांट टू हैव योर ओपिनियन। पंजाब इक्वली गिव्स कंपटीशन टू बंगाल बिकॉज़ जो रियलिटी शो से बंगाल, बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, म्यूजिक एंड डांस, बट पंजाब हैज अ वेरी स्ट्रांग म्यूजिकल कल्चर। हाँ, मुझे लगता है कि कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे गुरुजी बोलते थे कि पंजाब अगर इंडिया को एक शख्स की तरह देखा जाए तो, या फिर एक एंटिटी की तरह देखा जाए, तो पंजाब जवानी की तरह है उसके, और जो बंगाल है वो एक मच्योर्ड जब इंसान हो जाता है ना, तो वो उस तरफ वहाँ पे चला जाता है। तो वहाँ का म्यूजिक थोड़ा मच्योर्ड आप सुनेंगे, वहाँ की पोइट्री भी बहुत मच्योर्ड होगी और लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के साथ रिलेटेड होगी। जो पंजाब है वहाँ पे सेलिब्रेशन, वहाँ भंगड़ा, कूदना, उछलना, एनर्जी। सो आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट, राइट, फॉर एवरीबडी, फॉर म्यूजिक, फॉर लाइफ। तो ऐसे है जी। और अब बात करते हैं उस ब्रेक की जहाँ से ज्योतिका को पहली बार ब्रेक मिला। सो which was the first break and also your first, because first break होते हैं कि वो नहीं मिले बट वो बहुत स्पेशल रह जाते हैं। और उसके बाद होता है एक सक्सेसफुल गाना, your signature song always remains। So I know which are those, but I want you to tell me that journey। ठीक है। So सबसे पहला मेरा जो बॉलीवुड का ब्रेक था वो मुझे अच्छी तरह याद है कि नवरात्रि का पहला दिन था और मेरा जो पहला गाना है उसका नाम पता है क्या है? जय माँ। दरबार तेरा संसार मेरा, तेरे बिना कोई घर बार। तो माता रानी दा आशीर्वाद, एकदम मतलब बिल्कुल लिटरली। तो बहन होगी तेरी फिल्म, उसमें एक सिचुएशन थी जहाँ पे जगराता था। तो वहाँ पर काला चश्मा की तर्ज के ऊपर एक भेंट बनाई गई थी। तेरे नाम दिवाज ही आवेगी, साडे रोम रोम हर टुकड़े तो बड़ा सोना। उसका नाम था जय माँ, और वो मुझे गवाने के लिए जयदेव सर ने बुलाया था कि तुम आओ ये गा दो। और सर बोले कि मैं जरा 2 मिनट फोन पे बात करके आता हूँ, तुम रिकॉर्ड करो तब तक। अच्छा। मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो काला चश्मा की ट्यून पे इन्होंने माता की भेंट बनाई हुई है। तो मैंने ऐसी सोचा कि ठीक है कोई एल्बम होगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पॉपुलर बॉलीवुड गाने। हाँ, वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ तो हर गाने का, हर गाने के ऊपर एग्जैक्टली भगवान का नाम लो चाहे कैसे ही लो। हाँ, तो ये ट्रेंड है, तो मुझे लगा ऐसा ही कुछ होगा जी ना। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि काला चश्मा नेहा कक्कड़ ने गाया हुआ था, तो मुझे बहुत मतलब आदत है या मुझे अच्छा लगता है मिमिक्री करना, और मैंने नेहा को बहुत सुना भी हुआ था। तो मैंने ना सेम उनकी तरह गा दिया। तेनू खबराई नहीं वे सानू सबराई नहीं, पर याद सभी की सुन ले तू, मां कर दे बेड़ा पार मेरा। तो आज मैं चाहता हूँ दोबारा वीडियो सुनाओ। नेहा, यू लिसनिंग? मैं सुनाऊंगी जरूर। तो मैंने ना उनकी तरह गा दिया और मजाक में ही गा दिया। और ना जयदेव सर ने, वो जी म्यूजिक कंपनी की फिल्म है ना, तो उनको भेजा। अनुराग सर ने सुना तो बोलते हैं नेहा तो है ही नहीं इंडिया में, वो तो टूर कर रही है, आपने कब गवा लिया उससे? तो उनको समझ ही नहीं आया। जयदेव सर बोलते हैं ये नेहा नहीं, ये सारेगामा से निकली हुई आपकी जी की आर्टिस्ट है ज्योतिका, उसने गाया हुआ है। मुझे अच्छा इसको बुलाओ। दिस इज हाउ आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक। बताओ, 15 साल मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा, वो तो है ही, चलो, बट आपको कोई भी चीज ब्रेक दिलवा सकती है ना। आपको जरूरी नहीं है कि आप कहीं, आपको कोई क्लासिकली कोई गाते हुए कोई हरकत मुर्की आलाप कोई तान लगाते हुए सुनेगा तो ही आपको। सो यू नो यू हैव टू टेक एवरीथिंग सीरियसली एंड हैव फन विद योर। आज हो जाए यही नेहा कक्कड़ का ये जगराते वाला गाना। चलो। दरबार तेरा घर बार मेरा, तेरे बिना कोई संसार मेरा। दरबार तेरा संसार मेरा, तेरे बिना कोई घर बार मेरा। तेरे वान की तेरे नाम दिवाज ही आवेगी, हाय तेरे नाम दिवाज ही आवेगी, साडे रोम रोम हर टुकड़े तो बड़ा सोना सोना, ओ बड़ा सोना 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 सोना, ओ बड़ा सोना सोना लगदा है जब देखे मां तेरे मुखड़े नू, बड़ा सोना सोना लगदा है जब देखे मां तेरे मुखड़े नू, जब देखे मां तेरे मुखड़े नू।
तो जैसे मैंने कहा कि भगवान का नाम कैसे ही लेना चाहिए, फिर तो कहीं भी फिल्मी गाने हमारे दिल तक पहुंचते हैं और भगवान का नाम अगर ऐसे पहुंचे तो इसमें कोई गलत नहीं है। बट नेहा कक्कर के साथ बड़ी कंपैरिजंस मैंने मतलब अदर पीपल हैव टोल्ड मी कि बिल्कुल नेहा जैसी आवाज है। तो नेहा कक्कर की आवाज की एक बात अच्छी कि बड़ी एक there's a very clarity in her voice, but it's really bang on. It's a very, जैसे मैंने कहा Gen Z voice इसीलिए बोला था। तो नेहा के गाने क्या है कि गुनगुना के एकदम चढ़ जाते हैं ज़बान पर। उन्होंने मतलब एक नया लेगेसी क्रिएट कर दिया, एक नया जॉनर ही बना दिया कि नेहा कक्कर जैसे गाने। तो एक मतलब हम लोग जब शो में परफॉर्म करते हैं तो आई हैव अ फुल मेडली वेयर आई परफॉर्म ऑल नेहा सॉन्ग्स। एंड अगर लोग बोलते हैं कि मेरी मतलब काफ़ी लोग मुझे भी बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ नेहा जैसी लगती है, नेहा जैसी लगती है। शुरू में तो बहुत ही बोलते थे, तो मैं उसका रीज़न आज बता देती हूँ सबको कि जब मैं नई आई थी इंडस्ट्री में तो नेहा वॉज ऑन टॉप। एंड जो भी कंपोजर्स के पास मैं जाती थी स्क्रैच रिकॉर्ड करने, तो मुझे एक ब्रीफ दिया जाता था कि नेहा जैसे गा दो। तू तो मैनू कहना किते दिल नाल होर नहीं, एहो जियां गल्लां उत्ते चलदा कोई जोर नहीं। क्योंकि देखो जब कोई भी नया गाना बनाता है कंपोजर, तो उनका क्या मेन मकसद रहता है कि हमारा गाना पिच करेंगे तो हमारा सिलेक्ट हो जाए, फिल्म में आ जाए जी। तो उसके लिए जो चीज़ चल रही है सबसे ज़्यादा, इट्स अ सिंपल वे ना कि हाँ नेहा जैसी आवाज़ बना के आप गा दोगे तो लोग ऐसा इमेजिन कर पाएंगे हाँ ठीक है इस गाने को ले लेते हैं। तो ये ऐसा स्ट्रैटेजी होता था सबका। तो मैं जाती थी बोलती हाँ ठीक है मैं नेहा जैसे गा दूंगी, कोई चक्कर नहीं है। कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने। मैं तो मतलब ऐसे जाती थी पूरा मेन्यू कार्ड लेके, ओके आपको नेहा कक्कर जैसी आवाज़ चाहिए, आपको रेखा भारद्वाज जी जैसी चाहिए, आपको जसपिंदर जी जैसी चाहिए, सोना महापात्र, नो प्रॉब्लम, ऐसा बटन दबाओ हाँ ठीक है स्विच। तो माय वर्सेटिलिटी इज योर की आई मस्ट से। तो आपने बिल्कुल यू कैन से बिकॉज आई लव टू सिंग इन डिफरेंट वॉइसेस, डिफरेंट जॉनर्स। मैं बोलती थी अच्छा आपको मोटी आवाज़ चाहिए, अच्छा आपको टोन कैसी चाहिए, एरी चाहिए कि आपको बॉडी वाली चाहिए, अच्छा आपको वेस्टर्न टच चाहिए, आपको एक्सेंट कैसा चाहिए। आई यूज्ड टू गो लाइक दिस, मतलब कि जस्ट यू कैन ट्रांसफॉर्म मी टू इनटू एनी काइंड ऑफ अ पर्सन एंड आई विल सिंग। पर सोना महापात्र, रेखा भारद्वाज का आपने नाम लिया, दे हैव वेरी डिफरेंट वॉइसेस, तो वो कैसे कर पाती है? आई एम लाइक इंट्रिग्ड। आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल दीज ना, बचपन से मैंने ये सब सुना है और मुझे ना हमेशा से अट्रैक्ट करती थी डिफरेंट तरह की आवाज़। तो इनकी आवाज़ों में जो अलग सी एक वॉइस क्वालिटी इनकी जो है ना वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती थी। अब रेखा जी जैसे चांद निकल गए आज मैं चांद निकल गए दे हूँ भीतर भीतर आग जरे। So I used to listen to them so well. अगर आप सुनोगे ना किसी को बहुत ज्यादा तो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वो वैसी क्वालिटी। अब मैं नेहा को भी बहुत सुना इस चक्कर में क्योंकि सबको नेहा और अच्छा भी लगता था नेहा की आवाज एंड हर सॉन्ग्स वर ऑल। सोना महापात्रा अगर उनकी भी एक वो तो हाय कोरी कोरी मेरी कलाई, हाय कोरी कोरी मेरी कलाई, चूड़ियां काली काली, मैं शर्माती रोज लगाती काजल सुरमा लाली। In fact, I sang her बेदर्दी राजा in the सारेगामापा ऑडिशन। हाँ मैंने वो ऑडिशन में गाया था, तो मैं सिलेक्ट हो गई थी उससे, तो बड़ा मजा आया था। And then I used to love, I'll always love अलीशा चिनॉय। उनकी रियल ओजी। हाँ जो आपने सुना हुआ तू ही बता कहाँ था छुपा, क्यों आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार। My God, what a talent! I think, but Jyotika, your first break, I think, which made Jyotika Tangri famous was that song "Pallo Latke." पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। And ये जो मेरी शादी में जरूर आना फिल्म का गाना था, फिल्म तो नहीं चली लेकिन एक गाना जरूर चला और लोगों को मिली एक नई आवाज। So how game changer was "Pallo Latke" for you? आई थिंक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर। और मैं तो रेडी भी नहीं थी, मैं नई आई हुई थी, 2-3 साल ही हुए थे मुंबई आके। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मैंने अभी तक भी देखे अपने आसपास जो इतना अच्छा गाते हैं लेकिन दे आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट वन परफेक्ट ब्रेक। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे सही चीज़ें गाने का मौका मिला, सही लोगों ने मुझे मौके दिए एंड आसपास जो भी संगत थी वो अच्छी थी। So all that really mattered। और मुझे पल्लो लटके मिला। साजना वे आँख तेरी है बदतमीज
1 महीने बाद मुझे जी सिने अवार्ड भी मिल गया, दैट टू नॉट इवन अ डेब्यूटेंट अवार्ड, इट वाज स्ट्रेट बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड, एंड आई वाज नॉमिनेटेड अमंगस्ट माय आइडल्स, सुनिधि मैम जो मेरी जज रह चुकी थी, और श्रेया घोषाल जी, और इन सब के साथ नॉमिनेट होना ही मेरे लिए बड़ी बात थी, बट आई वन दैट अवार्ड ऑल्सो। तो मतलब जिंदगी बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए सब कुछ। एक ट्रिविया मैं पल्लू लटके का आपको बताना चाहूंगा, ये जो ओरिजिनल गाना था, वैसे तो ये फोक गाना है, लेकिन ये ओरिजिनल एक नौकर फिल्म का गाना था जिसे गाया था आशा भोसले ने। तो आशा भोसले के अंदाज में आज ये गाना आपसे सुनना चाहूंगा, ओरिजिनल जैसा था। ज्योतिका टांगरी का तो हमने सुना है, बट ओरिजिनल जो ये आशा जी का गाना, अगर आप उसी स्टाइल में हमें 80s ये जो फिल्म थी जया भादुरी और संजीव कुमार की जो फिल्म थी, बिकॉज एज अ किड आई रियली लव दिस सॉन्ग, तो आज हो जाए वो ओरिजिनल ज्योतिका टांगरी का गाना आशा जी के अंदाज में। अभी मेरे को मार पड़वाओगे आप उनकी मैं नकल तो कभी भी नहीं कर सकती, आई थिंक उसमें तो जन्मों लग जाएंगे। बट अगर पुराने स्टाइल में गाना हो और रेलेवेंट दिखाना पड़े कि हाँ चेंज कैसा है अभी अगर मैं गाऊंगी तो आई ट्राई। 2 तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, हर मुंह दिखाई दे दे फिर तू, ले जा अपने अंगना, ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा फीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके रे, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा आहा जरा सा ओहो जरा सा टेढ़ो हो जा बाल माँ, पल्लो लटके। जया बच्चन जो बहुत गुस्से में रहती है, आई एम श्योर ये अपना गाना है वो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगी। आई होप सो। वो हमेशा थोड़ी नाराज नजर आती है, बट आई एम श्योर वो सुनेंगी तो अपने इस गाने का एक नया अंदाज सुनकर वो जरूर खुश होने वाली है। तो उसके बाद फिर तो गाड़ी चल पड़ी, ज्योतिका फेमस हो गई, तो विच सॉन्ग्स डू यू थिंक are close to you, which you really feel proud of? I mean, आपने गाने तो बहुत सारे गाए हैं, but पल्लो लटके के बाद ढेर सारा there's a huge playlist of Jyotika Tangri. If you guys can just Google and there's a whole playlist of Jyotika you can listen to. But आपके कौन से पसंदीदा गाने हैं आपके प्लेलिस्ट में? मुझे तो हाँ मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना वो है फुकरे रिटर्न्स का गाना इश्क दे फनियर। इश्क दे फनियर लड़ गए मेरी जान के पीछे पड़ गए। और वो क्यों लगता है क्योंकि एक तो गाना है ही बहुत प्यारा, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है, बहुत सुंदर लिखा गया, लेकिन उसमें मुझे पहली बार किसी ने बोला कि आप अपनी तरह गाओ, हमें बिल्कुल आपकी रियल आवाज़ चाहिए, कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसमें। सो दैट वाज माय मोमेंट कि ओके नाउ आई डोंट हैव टू प्रिटेंड कि इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्टेड कि ये गाना सेलेक्ट हो जाए तो मैं नेहा की तरह गाऊँ या किसी की तरह भी गाऊँ, दे वांटेड मी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे एक मौका मिला कि ठीक है अब मैं अपनी वोकल्स रियली गा सकती हूँ, और उस गाने में आप सच में सुन सकते हैं कि ज्योतिका कैसी साउंड करती है। एंड आजकल वो गाना बहुत ज़्यादा हिट हो गया है, मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, वो कितनी सारी सिंगिंग रील्स बना के डालते हैं, तो किसी सिंगर का अगर सिंगिंग कवर बना के गाने का डाल रहा है कोई, तो दैट रियली मीन्स समथिंग। तो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके मीडियम के थ्रू सबको कि आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर ऑल द लव यू आर शेयरिंग। मतलब इतने सारे म्यूजिशियंस के मैसेजेस आते हैं मुझे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी उसमें, तो दैट रियली मीन्स समथिंग। तो वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। म्यूजिक जो है अभी आजकल एज अ म्यूजिशियन एज अ सिंगर यू आर नॉट जस्ट इन वॉइस, यू आर अ फेस ऑल्सो, यू आर अ बॉडी ऑल्सो, बिकॉज यू आर अ टोटल परफॉर्मर। अब आप अपने वीडियोस में भी आप देखती हैं, नॉन म्यूजिक में आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके एल्बम अभी हाल ही में है। So now it's very important for a singer to be physically fit, to look good, to speak well. I think you become a complete package. तो how this transition, अरे इतना ज़्यादा था नहीं, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा लोग कभी सिंगर्स अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, जो कॉन्ट्ररी है कि वैसे इसमें मैं आपको पीछे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक ज़माना था हीरो हीरोइन बनने के लिए सिंगर होना जरूरी होता था, वो बदल गया, लेकिन अब वापस ऐसा आ गया है कि अभी नाउ डेज द म्यूजिशियंस द आर्टिस्ट आर वेरी वेल ग्रूम्ड, सो आई थिंक इट्स अ कॉल ऑफ एन आवर डेफिनेटली। और मतलब कि क्या होता था कि पहले सिर्फ फिल्में होती थी, और फिर जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक का दौर आया ना, तब ये आया कि हाँ अपनी म्यूजिक वीडियो में आप फीचर करें जी। तो दलेर मेहंदी जी सबसे बड़ी मिसाल है, सोनू निगम जी, उन्होंने भी अपनी वीडियोस में फीचर किया और सबने बहुत पसंद किया। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट को अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक ज़रूर करना चाहिए, बट हाँ अगर आप कैमरा के सामने आना चाहते हैं दैट इज़ गुड, नहीं तो भी अपनी एक चॉइस है, नॉट एवरीबडी कैन बी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो
और फिर फिट रहना या फिर एक जो वो होता है ना सोसाइटी के हिसाब से कि हाँ दिस इज ओनली ब्यूटीफुल एंड दिस इज ओनली कॉल्ड फिट, वो तो अभी बिल्कुल बदल जाना चाहिए। आई डोंट थिंक उसकी कोई एक परिभाषा रह गई है, क्योंकि एवरी बॉडी इज परफेक्ट, एवरी फेस इज परफेक्ट, एवरी फीचर इज परफेक्ट। देयर इज नथिंग ऐसा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा, क्योंकि वो तो बदलते ही रहता है। अभी कभी किसी को नाक ऐसी तीखी चाहिए, कभी किसी को होठ बड़े चाहिए, कभी किसी को छोटे छोटे होठ चाहिए, तो पीपल आर गोइंग फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो उसकी तो कोई परिभाषा नहीं रही। तो आई थिंक जो भी आप हो, आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर अपना खुद का एक कैरेक्टर बन जाओ, एंड दैट इज ऑल वी नीड। और फिर इफ यू आर कंफर्टेबल, डू शूट योर सेल्फ एंड बी फीचर बी इन योर वीडियोज, बिकॉज अगर आपकी एक आवाज़ है ना, उसको एक चेहरा मिल जाता है, तो उससे बेटर कोई और चीज़ नहीं है। अगर आज लोगों को पता चल जाए कि हाँ पल्लव लटके ज्योतिका तांगड़ी, और ज्योतिका तांगड़ी कैसी दिखती है, कौन है वो, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी जीत है मेरे लिए भी एज एन आर्टिस्ट। सो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है आपको। जी, तो अब ज्योतिका बता दीजिए, अब और क्या 2025 में कहाँ आने वाली हो? कोई मैंने सुना आप डेब्यू भी करने जा रही हो, क्या ये सच है? कैसी अफवाहें हैं? कोई पंजाबी फिल्म में दिख सकती हो या व्हाट्स कुकिंग नाउ इन द कमिंग मंथ्स एंड इयर्स? व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? पंजाबी फिल्म में मैं दिखने वाली हूँ। ये आपको किसने बोला? हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया। एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, पंजाब में तो ये वाला कल्चर सबसे पहले से ही है। जी जी, इसीलिए मैं आ रहा था तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो फर्स्ट आप सिंगर होने चाहिए तभी एक्टर बनोगे। वहाँ पे सिंगर्स बहुत सारे जो एक्टर हैं, एक्टर्स भी, राइट। तो मैं पंजाब से भी हूँ, हो सकता है कि मैं किसी फिल्म में आऊँ, बट किसे पता। जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता तो मैं नहीं बताऊंगी। बट हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फोकस कर रही हूँ एक्टिंग के ऊपर, क्योंकि वो बहुत टफ होता है। एक्टिंग एक पूरा ही अलग सब्जेक्ट है, और उसमें जिंदगियाँ लग जाती हैं उसको मास्टर करने में। बट आई एम कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन माई म्यूजिक, एंड आप बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस जरूर देखेंगे। अभी जैसे रिसेंटली हार्ट वाली बाजी आपने देखा होगा। दिल तेरे नाल ला लिया, हुण होर नहीं लगना। खुद के लेबल JT म्यूजिक पे मैंने रिलीज किया है। आई हैव कोलैबोरेटेड विद प्रिंस नरूला, एंड उसकी म्यूजिक वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लव सॉन्ग, एंड उसकी पैशनेट सी लव स्टोरी हमने दिखाने की कोशिश की है इन 3-4 मिनट्स। एंड काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। इट्स बिन ट्रेंडिंग सिंस डे 1, एंड मैं चाहूँगी कि जिसने नहीं सुना है वो जाके सुने और देखे भी। प्रिंस ने सिर्फ एक्ट नहीं किया है, इसमें प्रिंस ने गाया भी है। ओ जाजा मैं नहीं आउना तेरे हथे। बहुत अच्छा उल्टा हो गया यहाँ पे। और मैंने एक्चुअली प्रिंस को इसीलिए कांटेक्ट किया था कि आई लाइक्ड हिज वॉइस फॉर द सॉन्ग। तो उन्होंने बोला कि रियली यू वांट मी टू सिंग विद यू? मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स। तो बोलते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, चलो लेट्स डू इट, यू सेंड मी द सॉन्ग। I sent him, and will you believe 2 घंटे के अंदर ही sent his vocals recorded back to me। और फिर मैंने उनको बोला कि चलो वीडियो बनाते हैं अगर आप करना चाहते हो तो। he is like definitely let's do। तो हमने वीडियो भी बनाई उसकी। एंड ऐसे ही बहुत सारे और म्यूजिक वीडियोस में करने वाली, बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशंस हैं जो बहुत अच्छा लगेगा आप सबको भी। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मैं इस हिंदी स्पेस में घुस के ना, मुझे मतलब वो क्रिएशन वाले जोन में घुसने का बहुत मैं आनंद ले रही हूँ। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आई लव डूइंग प्लेबैक, मुझे वो मेरा बचपन का सपना ही था, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। बट इंडी म्यूजिक में क्या हो गया ना कि अपना खुद का गाना बना रहे हो तो आप शुरू से इन्वॉल्व हो कि कैसे लिरिक्स होंगे, कैसा म्यूजिक होगा उसमें, एंड फिर किस तरह की वीडियो बना सकते हैं, किसको हम कोलैबोरेशन किस साथ करें। सो ऑल दैट इज रियली इंटरेस्टिंग, वेरी हेक्टिक एज वेल, बट रियली इंटरेस्टिंग। तो थैंक यू सो मच ज्योतिका, आज बहुत मजा आया। ऐसा लगा कि बस हमारी शुरू की गंगा बहती रहे। तो ऑल द बेस्ट, यू रियली रॉक, एंड हम चाहते हैं कि आप इस तरह म्यूजिक के आसमान में सूरज की तरह चमकते रहो। थैंक यू सो मच। तो ये थी ज्योतिका टांगरी, और आई एम श्योर आज आपको इनके बारे में ढेर सारी अनोखी और अनजानी बातें पता चली होंगी। बाकी म्यूजिक की दुनिया की हर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इन खबरों से रूबरू कराते रहेंगे।